अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, महंगाई और कमर तोड़ महंगाई। कुछ अरसे के लिए आवाम को आर्जी रिलीफ ज़रूर मिला था, लेकिन अब दोबारा से अशियाए खुर्दोनोश में इजाफा होने लगा है। क्या महंगाई में कमी आ सकेगी, ये बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान नाजरीन जुलाई में तय होने वाले $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.2 अरब की पहली किस्त तो मिल गई थी, लेकिन $710 मिलियन की दूसरी किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। इस वक्त अगली किस्त मिलने का इन्हिसार इस बात पर होगा कि पाकिस्तान ने जुलाई से अब तक IMF की शराइत पर किस हद तक अमल किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 20 अक्टूबर से मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। क्या डॉलर की कदर में इजाफा IMF के रिव्यू की वजह से हो रहा है या फिर इसकी कदर में कमी मसनूई थी? और क्या निगरान हुकूमत IMF को अगली किस्त देने के लिए आमादा कर सकेगी? इन सारे सवालात का जवाब देने के लिए हमने दावत दी है माहिर माशियात और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब हफीज़ पाशा साहब को, जिन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशंस जो हैं वो शाया की हैं। चार्टर ऑफ द इकॉनमी इज़ वन ऑफ देम। इट्स ऑलवेज़ अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू डॉक्टर साहब। वेलकम टू द शो। मैं हमेशा आपसे एक ही सवाल करती हूँ, मगर वो सवाल बहुत ज़रूरी है, लोगों के दिल के बहुत करीब है। आप समझते हैं कि महंगाई आने वाले दिनों के अंदर उसमें कमी दिखेगी या आपको लगता है कि ज़्यादा बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम सब के लिए बहुत अहम सवाल है। जिस तरह आपने कहा कि जो हमारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो आप ये सोचिए कि पिछले साल तकरीबन 30% इजाफा हुआ कीमतों में, और खाने पीने के अशियाओं में तो तकरीबन 40 से 45% इजाफा हुआ था। तो पिछले 1.5-2 साल से अफरात-ज़र की रफ्तार में नुमायां तौर पर इजाफा होता रहा है, और आपने देखा कि पिछले महीने थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, मगर अभी भी वो 27% के लगभग मौजूद है। हमारे अफरात-ज़र की रफ्तार तारीख का ये बुलंद रफ्तार रहा है। क्या इसमें कमी आने की गुंजाइश है? अब ये इस बात पे मुनस्सिर है कि जो रुपए की कदर में जिस तरह आपने जिक्र किया था, उसमें जब इजाफा हुआ, फिर अब कमी का सिलसिला शुरू हो चुका है जी। क्या ये कमी जारी रहती है? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि मिडल ईस्ट में जो जंग एक लिहाज से चल रही है, उसके नतीजे में तेल की कीमतों में क्या और दूसरे कीमतों में क्या असर पड़ेगा, वो देखने का है। अल्लाह के फजल से अभी तो आप ये देखिए, तेल की कीमत तकरीबन $84 तक इस वक्त मौजूद है, जो कि मुनासिब लेवल है। खतरा ये था कि शायद ये $100 तक पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर कीमतों में और इजाफा होगा। और अभी जो एक नई बात हुई है, जो मैं समझता हूं कि सरासर परेशानी की बात है जी। कि गैस की कीमतों में आपने तकरीबन 2 गुना कर दिया है उन्हें। उसके नतीजे में आप देखेंगे बेशुमार चीज़ों में और घर के जो कंजम्पशन है उसकी कीमतों में इजाफा बहुत होगा, और एक झटका पड़ेगा ज़रूर कीमतों पर। इसकी वजह से हो सकता है कि हालात कुछ संभलें तो आहिस्ता आहिस्ता अफरात-ज़र की रफ्तार थोड़ी सी कम हो सकती है, मगर इस वक्त ये कहना कि नुमायां तौर पर कम होगी, ये बहुत मुश्किल। मगर जब आप कहते हैं कि हालात संभलें, तो आप समझते हैं अगर इलेक्शंस होते हैं, मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, तो इसका बराह रास्त असर मईशत के ऊपर पड़ेगा? एक सर्टनटी जो है वो मईशत के अंदर आ जाएगी, अनसर्टनटी ख़त्म हो जाएगी। उससे क्या आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी मज़ीद? बस ये देखना है कि जो आपके जो इलेक्शंस होते हैं, अल्लाह के फजल से डेट तो अनाउंस हो गया है। अब 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे, तो एक अनसर्टनिटी का जो पहलू था वो कम हो गया है। दूसरी तरफ इस वक्त ये हमें देखना है कि क्या इलेक्शंस के नतीजे में वाज़ेह तौर पर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है या नहीं, या ये कि जिस तरह पिछले हुकूमत में हमने देखा एक ब्रॉड बेस्ड कोएलिशन आता है, हमें ये देखना है। और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टोस पेश किए जाएंगे उसमें किस तरह के रिफॉर्म्स की कमिटमेंट की जाती है। ये बहुत अहम है।
اس لیے کہ وقت پاکستان کے لیے آ گیا ہے کہ ہمیں بڑے واضح طور پر سخت اقدامات اور ریفارمز کرنے ہیں. سیاسی پارٹیاں جو ہیں کیا وہ یہ کمٹمنٹ کر لیں گی ریٹن کمٹمنٹ مینیفیسٹوز میں, اور دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ وہ ان کو اچیو کر پائیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیونکہ آپ کی ایک ڈیلنگ رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ماضی میں, یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو نگران حکومت ہے وہ کچھ یقین دہانیاں کروائے گی آئی ایم ایف کو, تو کیا وہ کافی ہوں گی آپ کی نظر میں؟ آپ تو اس چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں. کیا وہ کافی ہوں گی کہ آئی ایم ایف جو اگلا ٹرانش ہے ہمیں دے دے گا؟ از اٹ اے گیون کہ وہ ہمیں دیں گے, یا کہ وہ ریویو کریں گے جس طرح ابھی وہ کر رہے ہیں اور کیفلی دیکھیں میرا گے؟ خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی خود یہ چاہے گا کہ ملک کے حالات خراب زیادہ نہ ہوں الیکشن سے پہلے, تو ہم سب کی امید یہ ہے کہ مناسب طریقے سے آئی ایم ایف بیہیو کرے گا. مگر 2-3 بڑے ایشوز موجود ہیں. سب سے بڑا جو ایشو اس وقت ہے وہ یہ کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ فائنینسنگ گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ پاکستان کو جو سٹینڈ بائی فیسلٹی کا جس میں آپ نے ذکر کیا $1.2 ارب ملے تھے آئی ایم ایف سے, جی اور $3 ارب ہمیں ملے تھے سعودی عربیہ اور یو اے ای سے, جی تو اس سے واضح طور پر اضافہ تو ہوا تھا ریزروز میں, مگر اس کے بعد سے ریزروز گر رہے ہیں مسلسل. اور دوسری طرف جو آپ یہ دیکھیے کہ سٹینڈ بائی ہونے کے باوجود دوسرے سورسز سے پچھلے 4 مہینے میں مشکل سے $1 ارب آپ کو ملا ہے. کمرشل بینکوں سے 1 پیسہ نہیں مل رہا ہے, بانڈ آپ فلوٹ نہیں کر پا رہے ہیں, ملٹی لیٹرلز بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ ملک کہیں ہمارے پیسوں میں دینے میں دقت نہ ہو جائے, ہمارا اپنا کاسٹ آف کیپٹل بڑھ جائے گا. تو فائنینسنگ گیپ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آئی ایم ایف نے جو پروجیکشنز کیے ہیں سٹینڈ بائی فیسلٹی میں وہ ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ ریزروز پھر آپ کے کریٹیکلی لو لیولز پہ چلے جائیں گے آنے والے مہینوں میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے سینٹرل کوسچن ہے. آئی ایم ایف کا رول یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہم ہیلپ کرے فائنینسنگ ارینج کرنے میں. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کیا رول ہوتا ہے. ایک تو یہ واضح طور پر بہت بڑا مسئلہ ہے. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 ارب کمٹ کیا تھا سال کے آغاز میں, اب چپ چاپ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو جو ایک کانفیڈنس ڈاکٹر صاحب ادھر اسلام آباد کے اندر ایک یہ تاثر بنایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ غیر سیاسی ہیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, تو شاید وہ بہتر طریقے سے جو ہے اکانومی کو سنبھال لیں گے. آپ نے شروع میں دیکھا کہ کس طرح اسمگلنگ ریکٹ کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہوا, اور عارضی طور کے اوپر ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی ضرور آئی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کریک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا تھا یا کہ وہ مصنوعی تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایکسچینج کمپنیز کو تقریباً ریگولیٹری فنکشنز کے تحت تقریباً ختم کر دیا, یعنی کہ سیکنڈ مارکیٹ جو ہے اوپن مارکیٹ, اس میں ٹرانزیکشنز نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے, اور اس کے نتیجے میں آپ کا آفیشل جو بینک ریٹ ہے انٹر بینک ریٹ وہ ایک لحاظ سے مستحکم ہوا کچھ عرصے کے لیے. مگر اب آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے کہا تھا انٹروڈکشن میں, تقریباً پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ہفتوں سے آپ کا ڈالر کی ویلیو جو ہے پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور آئی ایم ایف نے اپنے سٹینڈ بائی فیسلٹی میں یہ پروجیکشن کیا تھا کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ اس سال 20% گرنا چاہیے تاکہ آپ کا جو ٹریڈ بیلنس وغیرہ ہے وہ آپ ٹارگیٹ میٹ کر پائیں. اب آپ کے روپے میں کوئی واضح طور پر کمی نہیں آئی ہے اس سال ابھی تک. تو آئی ایم ایف اس پر بھی غور کرے گا, اور اس لیے بھی شاید ان کے آنے سے پہلے روپے کی قدر میں گرناوٹ شروع ہو گئی تھی. مسئلے ہیں. آپ کی بات سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ روپے کی قدر میں مزید گراوٹ ہوگی. بالکل. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو باہر سے ریمیٹنسز ہیں ان میں کمی آئی ہے واضح طور پر. ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہے, امپورٹس میں کچھ کم اضافہ ہوا ہے, مگر خطرہ یہ ہے کہ اب وہ بڑھنا شروع ہو جائیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ پھر سے واضح طور پر
खसारे में जा सकता है। माजी में भी आपने कहा है कि इंपोर्ट्स में आपको कमी लानी चाहिए, इतने ज़्यादा इंपोर्ट्स आपको नहीं करने चाहिए, मगर कमी तो लाई गई, मगर उसके बावजूद अगर पाकिस्तान में आप कुछ भी ख़रीदना चाहें इंपोर्टेड तो वो आपको मिल जाता है, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो कैट फूड हो, डॉग फूड हो। तो इसकी वजह क्या है? आप समझते हैं कि ये सही तरीके से नहीं की गई, इंपोर्ट्स के अंदर जो कमी लाई गई वो सही तरीके से नहीं की गई? देखिए, बात यह है कि आपने अभी भी अपने ड्यूटीज रखे हैं। पाकिस्तान का जो इंपोर्ट ड्यूटी है एवरेज वो सिर्फ 8% है। आपको हैरत होगी ये सुन के कि हिंदुस्तान में ये 14% है और बांग्लादेश में 11 से 12%। हमने तो ओवर लिबरलाइज किया हुआ था इंपोर्ट्स को। खाने पीने के अशिया जो है एग्जॉटिक, जो जैसे कहते हैं लग्जरी आइटम्स, खाने पीने के भी, उनको भी आपने लो ड्यूटीज पे रखा है। दूसरी तरफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ये ऐसी चीजें हैं सिगरेट्स वगैरह जो आपको पता है कि किस तरह मुल्क में आते हैं, वो कंटिन्यू कर रहा है वो सिलसिला। और अब तो यह भी है कि डीजल ऑयल तक पाकिस्तान में लार्ज क्वांटिटी स्मगल हुए हैं जी ईरान से, और उसकी वजह से तो हमारा इंपोर्ट बिल कुछ कम हुआ है। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो डीजल ऑयल की स्मगलिंग है इसके बरक्स पाकिस्तान क्या दे रहा है, ये सोचने वाली बात। बड़े आपने बुनियादी स्ट्रक्चरल जो हैं सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू स्पीक टू यू, विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। एंड डॉक्टर साहब जो है एक डिस्मल पिक्चर जो है वो मगर सच्ची जो एक तस्वीर है वो खींच रहे हैं पाकिस्तान की मईशत की। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मईशत का बराह रास्त रिश्ता जो है वो सिक्योरिटी के साथ होता है, तो हम आपको दिखाएंगे कि सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त क्या है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले 2012 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहिस्तान में 4 ख़वातीन को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया था कि वो एक शादी की तकरीब में गाना गाते हुए तालियां बजा रही थीं और 2 नौजवानों ने उनकी वीडियो बना ली थी। इसी कोहिस्तान में अब मकामी उलमा की कमेटी ने एक हुक्मनामा जारी किया है कि NGOs के लिए काम करने वाली ख़वातीन को मुकामी मर्द अफराद के साथ घूमने और काम करने की इजाज़त अब नहीं होगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर कोई शादीशुदा औरत गैर महरम मर्द के साथ देखी गई तो उसको इलाके से बाहर कर दिया जाएगा और गैर शादीशुदा औरत को इस मर्द के साथ शादी करना होगी जिसके साथ वो घूमती नज़र आएगी। ये हुक्मनामा जारी करने वाली कमेटी के रुकन मौलवी करीम दाद ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने इस हवाले से मुकामी SHO को भी हदायत जारी कर दी हैं। ताहम मुकामी इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया कि इस तरह का हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं होगा। नाजरीन, इंतज़ामिया का दावा अपनी जगह, लेकिन कोहिस्तान जैसे इलाके में इस तरह के फतवे या हुक्मनामे आने जो है इसलिए ख़तरनाक हैं चूँकि वहाँ ख़वातीन को मामूली बातों पर कत्ल कर दिया जाता है, जैसे 2012 में हुआ था। 2015 से लेकर अब तक तकरीबन सिर्फ कोहिस्तान में 80 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया जा चुका है। इसलिए इस तरह के हुक्मनामे चाहे वो जितने भी मजाका खेज क्यों ना हो, वहाँ की मुकामी ख़वातीन की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरों से दो चार कर देते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा को, जो इस मामले को देखती आ रही हैं, और मकामी उलमा कमेटी के रुकन करीम दाद साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया करीम दाद साहब, आपने हमें बराह रास्त ज्वाइन किया। पहले तो मुझे ये बताइए कि जब भी कोई फतवे आते हैं तो सिर्फ वो NGOs की ख़वातीन के ऊपर क्यों आते हैं? जब आपने कहा कि जी ऐसी ख़वातीन जो शादीशुदा नहीं है वो अकेली नहीं फिर सकती, तो वो तो टीचर्स भी होती हैं, मगर आप बिलखसूस NGOs को क्यों टारगेट करते हैं? कोहिस्तान में बहुत सारे NGOs काम करते हैं, हम उलमा इकराम उनकी सरपरस्ती करते हैं। और ये किसने कहा है कि वहाँ पर NGOs को काम करने नहीं देते हैं और वहाँ पर जो है इस तरह वो ये कत्ल करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं? ये वो लोग फैलाते हैं जो वहाँ पर इश्तियाल फैलाना चाहते हैं। तो अब जो ख़वातीन NGOs में हैं, क्या वो अपना काम कर सकती हैं वहाँ पे, या आपका यही हुक्मनामा है कि जी जो ख़वातीन जिनकी शादी नहीं हुई अगर वो किसी मर्द के साथ फिर रही हो तो उनकी शादी उन मर्द के साथ कर दी जाएगी? देखो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो किस मर्द के साथ है उसकी शादी हो जाए।
ہم نے اپنے روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ کوہستان کی روایت یہ ہے کہ وہاں اگر عورتیں ادھر ادھر پھرتی ہیں تو یا تو وہ پردے میں نکل جاتی ہے یا اپنے محارم کے ساتھ نکل جاتی ہے. تو ہم نے اپنے روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ہماری روایت کو پائمال نہ کریں، آپ ضرور کام کریں. ٹھیک ہے فرزانہ علی صاحبہ، آپ نے کریم داد صاحب کی بات سنی، مگر وہاں پہ تو مسلسل یہ رپورٹس آئی چلی جا رہی ہیں جتنے بھی اخبار ہیں، اور وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خواتین کو، خاص طور پہ جو این جی اوز کی خواتین ہیں وہ سہمی ہوئی ہیں، ڈری ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جی اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں اس کا خدشہ ہے کہ ہمیں نکال دیا جائے گا کوہستان سے. دیکھیں مولوی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں انہوں نے کہا یہ ساری باتیں جو انہوں نے خود بھی دہرائی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ روایات کے خلاف ہے کہ جو خواتین اپنے محرم کے بغیر وہاں پہ آتی ہیں یا کام کے لیے باہر نکلتی ہے. دیکھیں اب جیسے کہ میرا کام ہے، میں بھی کوہستان میں گئی ہوں، اپر کوہستان، لوور کوہستان، ساری جگہوں پر میں نے وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کی ہے. اب آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ میں اپنے محرم کو لے کے آؤں تو پھر ہمارے میں اور پھر افغانستان میں کیا فرق ہو گیا کہ وہ بھی مجھے اس لیے پکڑ لیتے ہیں کہ جناب آپ اپنے محرم کو کیوں نہیں لے کے آئی ہیں. یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. اب وہاں پہ ڈاکٹر کام کر رہی ہیں، وہاں پہ نرسیں کام کر رہی ہیں، وہاں پہ ٹیچرز کام کر رہی ہیں، سارے اپنے بھائیوں یا شوہروں کو ساتھ لے کے آئیں گی تو پھر وہ بیچارے کیا کام کریں گے؟ وہ کیا کام نہیں کریں گے؟ کام چھوڑ کر آ جائیں گے ان خواتین کے ساتھ جو وہاں ملازمت پیشہ ہیں وہاں پہ محرم کا حق ادا کرنے کے لیے. میرا خیال میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ان علاقوں میں. اگر آپ کو یاد ہو تو دیر میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور یہ تقریباً 2004-05 میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں 9/11 کے بعد یہ سارا مسلسل اس پٹی میں ہوتا رہا ہے. مگر فرزانہ مجھے یہ بات بتائیے، جو اس قسم کی گفتگو کریم داد کر کے گئے ہیں، کچھ چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم اس لیے نہیں دکھا سکتے اپنے ناظرین کو کہ یہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آ جاتی ہے اور یہ نفرت انگیزی پھیلاتی ہے جس کے نتیجے میں کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ اس طرح کی گفتگو ٹی وی چینل کے اوپر آ کے میرے اور آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کوہستان میں بھی کر رہے ہوں گے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ ان عورتوں کی زندگی کو خطرہ ہے اور حکومت کو فی الفور کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے جو ہے یہ جو ہیٹ سپیچ ہے اس کو بند کرنے کے لیے؟ بالکل، انہوں نے یہ دیکھیں یہی بات ہے نا کہ یہ مسلسل اس طرح کے واقعات پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ جرگے کر لیتے ہیں، ان کی پوسٹیں ڈال دیتے ہیں، اور جب یہ چیز وائرل ہو جاتی ہے اور میڈیا یا ظاہر ہے سوشل میڈیا اب ہے اور وہ ضلعی انتظامیہ سے، ڈی پی او سے، ڈی سی سے رابطے کرتے ہیں، حکومت پر پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور این جی او کی خواتین خود غیر سرکاری تنظیمیں کام نہیں کریں گی، وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے آگاہی پھیلا رہی ہیں جا کے گلی گلی. ان کو اعتراض کیا ہے کہ نامحرم کے ساتھ آپ گلی گلی نہیں پھریں گے. وہ شرائط چونکہ لمبی تھی، 5-6 تھی، وہ شاید ظاہر ہے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن وہ پوسٹیں موجود تھیں. لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے جب ضلعی انتظامیہ کا پریشر آیا، ہم نے خود جب ڈی پی او کو فون کیا میرے کورسپونڈنٹ نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ کہاں ہوا ہے کہ دیکھیں پہلے ہی 15 اگست کے بعد پڑوس میں جو کچھ ہوا اس کے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے ہمارے گلی کوچوں میں آ رہے ہیں، پھر ہی ہم اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم اس انتہا پسندی کا شکار ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ سے عمائدین کے نام پر کچھ جرگے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ خواتین کی تقدیروں کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. کم از کم ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوہستان کے اندر جو ہے ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ کس طرح غیرت کے نام پر قتل بھی ہوئے ہیں، خواتین کو نقصان بھی پہنچایا گیا ہے، اور جو اعلامیہ وہاں پہ جو کلیم داد صاحب بات کریں کہ انہوں نے نہیں پھیلایا، مگر بار بار یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ پھیلایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو خواتین جو ہے ایک محرم کے بغیر پھریں گی تو ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو جو لوکل انتظامیہ ہے کم از کم ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ کام کرے، وہ تعلیم حاصل کرے، یہ سب ایک شہری کا حق ہے، اس کے اندر خواتین بھی شامل ہیں. تو خواتین کو ان کو فی الفور جو ہے ان کو سیفٹی فراہم کرنی چاہیے. یہ کم از کم ایک ایکسپیکٹیشن ہے وہاں کی انتظامیہ سے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ پروگرام دیکھتے ہی جو ہے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کریں گے. ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم رخ کرتے ہیں پارا چنار کا.
वेलकम बैक नाजरीन। कोहिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा का एक और ज़िला कुरम भी पिछले चंद दिनों से खबरों में है, क्योंकि इधर तकरीबन 40 अफराद एक कबायली और फ़िरका वाराना तनाज़े में हलाक हो चुके हैं। यहाँ भी इंतज़ामिया का दावा है कि हालात कंट्रोल में हैं और अब अमन है, लेकिन कुरम के लोगों का कहना है कि कुरम में अमन का मतलब असल में एक और खूनी तनाज़े के इंतज़ार को कहते हैं। पहले भी इस साल मई और जून के महीने में कबायली तनाज़े में 20 के करीब अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। हुकूमत का कहना है कि इस कबायली लड़ाई की असल वजह तूरी और बंगिश कबाइल के दरमियान कई दिहाइयों से जारी ज़मीनी तनाज़ा है, लेकिन मुकामी अफराद का मौक़िफ़ है कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तब से कुरम में फ़िरका वाराना कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से कुरम में दरअंदाज़ी हो रही है। कुरम की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DPO कुरम मोहम्मद इमरान साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पारा चनार से तहरीके इंसाफ के साबिक MPA सैयद इकबाल मियाँ साहब, और हमारे साथ होंगी आज टीवी के ब्यूरो चीफ पेशावर से फरजाना अली साहिबा। सबसे पहले DPO साहब आपसे पूछूंगी कि इस वक्त कुरम की क्या सूरत हाल है? मैम, इस वक्त कुरम अल्हम्दुलिल्लाह पीस है एस्टेब्लिश्ड। अभी पारा चनार में किसी किस्म का या पूरे कुरम में रोड का जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है। कम्यूटर्स रोड पे आ जा रहे हैं। हमने रोड्स पे डिप्लॉयमेंट की हुई है, हैवी डिप्लॉयमेंट की है टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ कम्यूटर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एवरीथिंग इज बैक टू लाइफ। ठीक है सैयद इकबाल मियाँ साहब, आपने DPO साहब की बात सुनी, आप मुतमईन हैं उनके बात से। आपका तो ताल्लुक पारा चनार से है, तो वहाँ पे आपको यकीन दहानी एक तरह से वो करा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ बैक टू लाइफ और खून रेजी अब ख़त्म हो गई है? देखें जी, जहाँ तक जंग बंदी का ताल्लुक है और जो खून खराबा हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग हो रही थी, एक दूसरे को मार रहे थे, उस हद तक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वहाँ पे एक अमन अभी कायम हो गया है। लेकिन इस अमन के पीछे जो इसके रूट कॉजेज हैं, वो रूट कॉजेज को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो ये आगे हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने, 6 महीने में दोबारा इस तरह के वाक़यात। तो सैयद इकबाल मियाँ साहब आप बताइए कि इनको किस तरीके से इंतज़ामिया को रूट कॉज को एड्रेस करना चाहिए? जो कमीशन बनी है उस हवाले से, जो लैंड कमीशन बनी थी उसका जो ऐलान इन्होंने किया था उसके ऊपर काम होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? इसमें कमीशन अभी बना है, कमीशन का रिजल्ट किधर है? अच्छा चले इनसे पूछ लेते हैं। ठीक है फरजाना, मैं आपकी जानिब ज़रूर आऊँगी, मगर पहले मैं DPO साहब से पूछ लूँ कि जिस तरह के सैयद इकबाल मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी कमीशन तो बना, लैंड कमीशन, ताकि मामलात को हल किया जाए, मगर उसका रिजल्ट सामने नहीं आया, इसकी क्या वजह है DPO साहब? मैम, इसमें 2 चीज़ें हैं जो हमने ज़हन में रखती हैं व्हेन एवर वी टॉक अबाउट कुरम एंड अबाउट सेक्टेरियन क्लैशेस। हाई लेवल का लैंड कमीशन बना था, गवर्नमेंट ऑफ KPK ने बनाया है और दे आर वर्किंग ऑन इट एंड दे आर वेरी नियर to announce their commission report. तो अच्छा, आप समझते अभी तक तो नहीं हुआ? फरजाना साहिबा, हमने देखा है कि फाटा के इंजमाम के बाद जो है मामलात हल की तरफ नहीं गए। क्या वजह है कि बार बार लोगों को जिरगे का रुख करना पड़ता है? देखिए, ये जो कुरम है ना, इसको हमें एक दूसरे एंगल से देखना होगा। भले ही हम कहते रहे कि वहाँ पे अराजी का मसला है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल में वहाँ पे फ़िरका वाराना मसला है और हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो फ़िरका वाराना मसला ना होता तो इस तनाज़े में जो हलाकतें हुई हैं, तो लाशें अफ़गानिस्तान, औरकज़ई, खैबर कैसे जा रही थी, तो वो इसका मतलब है कि कुछ था। फिर आप बाढ़ के कटने की भी जो चीज़ें हैं वो भी सामने आई हैं। फिर सरहद पार से जो इन्वॉल्वमेंट आई है उसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सैयद इकबाल साहब, जिस तरह फरजाना अली साहिबा बात करी हैं कि हम इस मसले को इस तरीके से भी देखना चाहिए और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बॉर्डर के उस पार से भी कुछ मसाइल को हवा दी जा रही है। क्या आप भी यही समझते हैं? देखिए ना जी, इन्होंने सेक्टेरियन की बात की। अब सेक्टेरियन के साथ आप ये देखें कि वो ट्राइबल माशरा है। डिफरेंट सेक्ट्स आपके सेंट्रल एरिया में रहते हैं लेकिन पुरअमन रहते हैं। वहाँ पे ट्राइबल एरियाज में अगर सेक्ट, ये फिर ट्राइबल अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ सेक्ट यूनाइट हो जाते हैं अगेंस्ट अनदर सेक्ट, तो उसको आप वजीरिस्तान में वजीर मसूद का नाम दे दें, खैबर में शनवारी अफरीदी का दे दें, यहाँ पे शिया सुन्नी है तो वो नाम दे दें, लेकिन
बेसिकली जो ट्राइबल मेंटेलिटी है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेक्ट या ट्राइब वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो अफगानिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है, आप क्या देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ जी, वादी ये है कि एक सेक्ट के फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइब है आधी अफगानिस्तान में आधी पाकिस्तान में। अब जब लड़ाई होगी तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो कोशिश करेंगे कि इस तरफ आए और इनकी हेल्प करें। समझ गए। अब उस हिसाब में अगर वो लोग इधर अंदर आए हैं जो कहा जाता है कि आए हुए हैं, तो उस हिसाब से दिस इज नॉर्मल, मतलब इसको तो इतना वो नहीं लेना चाहिए। वो आएंगे, लेकिन आप रूट कॉज को एड्रेस करें ना। इनके पास आपने मौका दिया हुआ है, आपने वजूहात दिए हैं लड़ाई के, वही लैंड समझ गई की शक्ल में जो जंगलात और बाकी डिस्प्यूटेड मसले हैं। ठीक है डीपीओ साहब, आपने बात सुन ली सैयद इकबाल मियाँ की। उन्होंने कहा कि जी एक ही कबीला है, वो अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, अगर उनके रिश्तेदार मुश्किल में हैं तो वो आएंगे, उनकी मदद करेंगे, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, मगर आप रूट कॉज को तो एड्रेस करें। अब आपने कहा कि जी लैंड कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है, तो आप नहीं समझते अगर लैंड कमीशन की रिपोर्ट आ जाती, पहले ये कमीशन बन जाता, तो ये हालात इस हद तक पहुंचते ना? ये तो मई जून से मामला चला आ रहा है। इसमें मैं थोड़ी क्लैरिटी करना चाहता हूं, चूंकि आई एम हियर ऑन ग्राउंड अक्रॉस द बॉर्डर। बिल्कुल कोई फाइटर्स ना आए हैं, ये सिर्फ स्पेकुलेशन हैं, लोगों की बातें हैं, एग्जैजरेशन है। इनफैक्ट विद इन आवर बॉर्डर्स इधर वेपनाइजेशन बहुत ज्यादा है सोसाइटी में। वेपनाइजेशन के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ दिस कुरम लैंड है। तो इन लोगों के पास खुद ही बहुत ज्यादा एमुनेशन है, असला है, ये लड़ते हैं। तो क्रॉस दी बॉर्डर कोई फाइटर नहीं आया है, ऐसा इसकी कोई ना कोई सबूत है, ये मियर स्पेकुलेशन है। डीवेपनाइजेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जब भी इसे डीवेपनाइज किया जाएगा सोसाइटी को, इट विल हेल्प द पीस। नंबर 2, इधर जो लैंड कमीशन की रिपोर्ट है वो भी इंशाल्लाह वी आर वेटिंग फॉर दैट एज सुन एज पॉसिबल, कि वो जो अनाउंस हो जाती है, इट विल हेल्प द पीपल टू सेटल देयर इशू। नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इंटेलिजेंसिया है, जो कि इनके द पीपल हु मैटर दोनों साइडों पे, चाहे वो मशरान हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चाहिए कि वो फॉरवर्ड आए और हेट स्पीच के ऊपर कंट्रोल करें। इनके छोटे छोटे कशनान वीडियो वायरल करते हैं, उससे ये इश्यूज बनते हैं। मैम 3 इश्यूज हैं, अगर हम इस पे काम कर लें एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट, एज पीपल, तो वी विल बी एबल टू मेंटेन पीस। जी फरजाना अली साहिबा, जो डीपीओ साहब कह रहे हैं और वो सॉल्यूशंस बकायदा दे रहे हैं कि जी आप डी वेपनाइज करें, वहाँ से लोगों का असला ले लें, हेट स्पीच के ऊपर आप कंट्रोल करें, तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि उनको ऐसा नहीं लगता कि अफगानिस्तान से भी कोई दरअंदाजी हुई है। डीपीओ साहब का ये की राय है, मैं उसका एहतराम करती हूँ, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन वही है जो मैंने आपको बता दी है। जहाँ तक डी वेपनाइज करने की बात है, देखिए माजी में भी ये सारा कुछ हुआ है। मुनीज़े मैंने ज़िंदगी के 11 अहम साल जो हैं वो कुरम में रहते हुए गुजारे हैं, ज़्यादा शलोजान में और 4 साल पाड़ा चनार में। और ये वो दौर था जिसमें मैंने अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखी है। आप ठीक है सोसाइटी को डी वेपनाइज कर दें, लेकिन आप मंगल जब आके चढ़ाई करेंगे पाड़ा चनार के ऊपर, किड़मान के ऊपर, तो फिर आप उनसे क्या वो छुरियों से लड़ेंगे, क्या करेंगे? तो पहली बात ये है कि आपकी ये जो इतनी लंबी बॉर्डर यहाँ पे है, और अभी भी हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक, अगर अच्छा देखिए यहाँ पर एक और फैक्टर भी तो रहा है ना सेंट्रल कुरम में, क्या हम उसको नज़रअंदाज करेंगे? हमें अपनी आंखों को खोलना है, हमें इस चीज़ों से निकलना है कि नहीं जो हम कह रहे हैं यही है सिर्फ। आप देखें कि इस वक्त आप किस किस्म की जोग्राफियाई और ओवरऑल इंटरनेशनल सिचुएशन में घिरे हुए हैं। दाइश आपकी मट्टी पर मौजूद है, वो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करती है, फ्यूलिंग करती है। आप मुझे ये बताएं कि एक दिन शलोजान में लोग मरते हैं, दूसरे दिन यहाँ कोहाट अड्डे में लोग मरते हैं, तीसरे दिन आप देखें कि बोशेरा में फिर कानवाई पर हमला हो जाता है गाड़ियों पर, फिर उसके बाद तीसरा हमला जो है वो चारखेल में हो जाता है, फिर इसके बाद ये आग लग जाती है और फिर कबाइल एक दूसरे के ऊपर वो करना फायरिंग शुरू कर देते हैं। बात ये है कि हमें चीज़ों को समझना है और उसको उसकी जड़ से उखाड़ना है। और ये मट्टी कैसे करेंगे, ये हमेशा से कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि जी लैंड कमीशन की रिपोर्ट लें, एक तरफ को डी वेपनाइज ना करें,
آپ ایک طرف کو ڈی ویپنائز نہ کریں, آپ اوورآل اپنی پالیسی کو ایسے بنائیں کہ انفلٹریشن نہ ہو, اور وہ لوگ بارڈر سے انفلٹریشن نہ ہو, بارڈر سے انفلٹریشن نہ ہو, بالکل انفلٹریشن نہ ہو, اور آپ کے ہاں جو ایک داعش کا ایلیمنٹ ہے اس کو کنٹرول کریں. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی ٹھیک ہے. سید اقبال میاں صاحب, آپ متفق ہیں جو فرزانہ علی صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو ڈی پی او صاحب کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کمیشن کو انفلوئنس کر سکے یا اس طرح کا کچھ کر سکیں, وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈی سی اور باقی کمشنر کو ہاتھ اور یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی ٹرسٹ لیول جو ہے نا, کیونکہ آپ ادھر امن قائم کرنے میں, مسئلوں کو ایڈریس کرنے میں یہ پوری ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں, وہ اتنے سکسیسفل نہیں رہے. اچھا, اس وجہ سے آپ مجھے اگر آپ ڈی ویپنائز کر رہے ہیں, میں تو ادھر ڈی ویپنائز ہوں گا جہاں پہ مجھے پتا ہوگا کہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے, مجھے گورنمنٹ بچا سکتی ہے. جہاں پہ مجھے پتا ہے کہ اگر میرے پاس بندوق ہے, یہ میں نے دے دی, تو جو دشمن ہے وہ گھر میں اندر آ کے مجھے بھی مارے گا, میرے بچوں کو بھی مارے گا. بالکل بالکل درست بات ہے کہ کم از کم لوگ اپنی حفاظت خود تو نہ کریں, اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو ان سے اگر آپ ویپنز لے لیں گے اور پھر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے جان و مال کی, تو وہ پھر کہاں جائیں گے. ویری گڈ پوائنٹ. سولوشن تب ہے کہ آپ اپنا ٹرسٹ تو ریسٹور کریں, اور اس کے علاوہ جو ٹربل میکرز ہیں, جو اسپوائلر ہیں, وہ سب کو معلوم ہے. دیکھیں اس طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھا کے پھر اس آگ کو, نہیں وہ کون ہے نا, آپ ہم مفروضوں میں بات نہ کریں, ویورز کو تو نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, صاف بات کریں. ادھر دیکھیں نا, ایک جگہ پہ جب لڑائی ہوتی ہے, لوگ مرتے ہیں, تو ادھر کوئی تو ایسا ہے نا دونوں سائڈ پہ, یا کسی سائڈ پہ زیادہ کسی پہ کام کے, وہاں پہ وہ مزید اس آگ کو ہوا مل رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, سمجھ گئی, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سید اقبال میاں صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈی پی او کرم محمد عمران صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فرزانہ علی صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا دو سیگمنٹس کے حوالے سے. تو ناظرین, جان و مال کا جو تحفظ ہے نا, وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ان کی ذمہ داری ہے, اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کریں, چاہے وہ کوہستان کے اندر این جی اوز کی خواتین ہوں, چاہے وہ پارا چنار کے اندر وہ لوگ ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری جان و مال کا تحفظ کریں. ڈی ویپنائزیشن ہو سکتا ہے, اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے, مگر پھر ان علاقوں کے اندر ہو جہاں پہ آپ واقعی میں لوگوں کی حفاظت کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ ان کا اسلحہ لے لیں اور پھر ان کے اوپر حملے ہوتے رہیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.